नमस्कार, इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। 2025 भारत के रक्षा इतिहास का एक निर्णायक वर्ष। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक रहा भारत आज स्वदेशी उत्पादन, तकनीकी नवाचार और रक्षा निर्यात के दम पर तेजी से एक रणनीतिक शक्ति बन रहा है। सरकार ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है, जहां आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता दिख रहा है। आज इनसाइट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या भारत सचमुच एक स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में उभर चुका है। भारत के लिए संरचनात्मक और रचनात्मक सुधारों का साल। जी हाँ, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं कॉमोडोर मुकेश भार्गवा, रिटायर्ड फाउंडर डायरेक्टर डिफेंस इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जनरल सिवाच, आपसे शुरुआत करूंगी। साल 2025 हम कह रहे हैं कि सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये बात सिर्फ नीतियों तक ही सीमित है या फिर अगर धरातल पर देखें तो सही मायने में जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं उनकी सोच में कुछ परिवर्तन नजर आया है? बिल्कुल, बहुत बदलाव आया, इसमें कोई शक नहीं, और ये सच्चाई है। अगर आप तुलना करें कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं तो उससे पता लगेगा कि आज हमारी सोच में क्या फ़र्क। एक ऐसा समय था कि जब हम 70 से 75% हथियार बाहर से खरीदते थे। आज हम करीब करीब 20 से 25% सामान ही बाहर से खरीदते हैं। और यही नहीं, भारत जो है सामान वर्ल्ड को देता है। आज 100 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो किसी टाइम में हम ज़्यादातर हथियार लेते भी थे और टोटली डिपेंडेंट थे। आज कहते हैं हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत तो है ही, जो कि फोर्स मल्टीप्लायर। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो अगर आप देखें, तुलना करें 2011-12 की और अब की, तो उस समय से अभी जितना डिफेंस प्रोडक्शन में आपका जो है 175% ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब आज के करीब आप 1.3 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं जो इंडिजिनस है। उसके बाद आप उसको हम बढ़ा के 3 लाख करोड़ तक ले जाएंगे 2029-30 तक। और यही आपके एक्सपोर्ट की बात करें कि हम 2012 से पहले हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट बहुत कम था, आज वो 24,000 करोड़ हो गया है, और उसको हम 2029 तक 50,000 करोड़ तक ले जाने की बात है। दूसरा जो बात है, हमने क्या बदलाव देखा, हमने अभी क्या क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एमएसएमई हैं उनको हमने लगाओ। 16,000 एमएसएमई काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, R&D पे हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आप देखें ग्राउंड पे कितना हो रहा है। ज़्यादातर हथियार हम खुद बना रहे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ATAGS जो है एडवांस टोर्ड आर्टी गन सिस्टम जो हमने बनाया है वो काबिल तारीफ है। 48 किलोमीटर सबसे बेस्ट आर्टी सिस्टम। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप देखें कि आज हमने तेजस मार्क 1 और फिर 2 की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आज जो अभी हमने पिनाका का जो कल ही परसों हमने वो किया है 120 किलोमीटर तक हाँ कर दिया है, जो कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। तो मैं जब आगे बात करेंगे तो फिर बातचीत करते हैं। वाकई बदलाव आया है सोच में और करने में भी, क्योंकि आज हम उस पगार पे पहुंच गए हैं कि वर्ल्ड की हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं अगले 2 साल में। और हमारा डिफेंस जो है 4th लार्जेस्ट डिफेंस के उभर के आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज हम हथियार खुद बनाते हैं, आत्मनिर्भर हैं। और यही नहीं, आज हम हथियार दूसरों के लिए भी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कॉमोडोर भार्गव, आपके पास आऊंगी। एक दशक पहले भारत रक्षा आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था, मेजर जनरल ने भी ये बात कही। आज जब भारत 100 से ज़्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, आप इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? स्पेसिफिकली ATAGS की इन्होंने बात की, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ आकाश सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, मेड इन इंडिया अब ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड की यात्रा शुरू हो चुकी है? धन्यवाद दीक्षा जी। ये मेजर जनरल साहब ने जो कहा एकदम ठीक है। मैं कुछ और भी इसके आगे इसमें जोड़ना चाहूंगा। जो हमारा जो देश का
रक्षा उत्पादन की तरफ जो बढ़ा हुआ है, फिगर्स जनरल साहब ने बताई हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस उन्होंने देना शुरू कर दिया। जो पहले ये सेक्टर 2001 तक खाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर रिजर्व था, प्राइवेट सेक्टर को उसमें पार्टिसिपेशन की भी परमिशन नहीं थी। तो ये अगर देखा जाए तो 2001 से 2025-26 25 साल में जो आप देख रहे हैं, तो अभी जनरल साहब ने बताया, ये सब 20-25 साल का ही नतीजा है। इसमें 7,888 डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी को, जो कि 462 कंपनियों को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा काम किया है, जो हम लोग फ्रॉम इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग बार बार कहते रहते थे कि डिफेंस बजट का बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो 2014 में 2.53 लाख करोड़ जो बजट था, वो आज 6,81,00,000 करोड़, जो कि एक तरह से 2.6 गुना 10 साल में बढ़ा है। इस तरह की बढ़ोतरी कभी देखी नहीं गई, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में बढ़ोतरी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब प्राइवेट सेक्टर को इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने अपने यहाँ ऑर्डर देने के लिए बात की, उसके बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो पाया। उसकी पूर्ति सरकार ने अभी पिछले कुछ समय में की है, जिससे कि आज ऑलमोस्ट एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में हो गया है। तीसरी बात जो है, जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो तरीका है हमारा, जो प्रोसीजर है, सरकारी प्रोसीजर के अपने तरीके, तौर तरीके होते हैं, उसके अंदर भी बहुत कुछ बदलाव किया गया है, जिससे कि जो अननेसेसरी और अनावश्यक जो पॉलिसीज थी, जो प्रोसीजर्स थे, उनको घटाया गया है, जिससे ऑर्डर्स जल्दी मिल सके और इंडस्ट्रीज को फायदा हो, जिससे कि वो अपना काम कर सके। चौथी चीज जो है वो है एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उनका जो बढ़ावा दिया गया है कि 100 करोड़ से नीचे का जो ऑर्डर है वो उन लोगों के लिए रिजर्व होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एमएसएमईज का बड़ा मुश्किल होता है बड़ी कंपनी का। तो अगर 100 करोड़ से कम का ऑर्डर है, वो उन लोगों के लिए रिजर्व है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो हम बात कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ का हमारा प्रोडक्शन हो गया 2025 के अंदर, उसमें 60 to 70% अभी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास जाता है। एक तरह से गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 25% अपना जो प्रोडक्शन है वो एमएसएमई से आउटसोर्स करे। तो आप देख लीजिए, अगर उनको 1.5 लाख करोड़ मिल रहा है, तो उसका करीब 40,000 करोड़ वो लोग एमएसएमई को देंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और इससे जो हमारी एमएसएमई है उनको बढ़ोतरी मिलेगी और उनको आगे बढ़ने का काम मिलेगा। एक बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि जहां तक आईपीज का सवाल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सवाल है, एमएसएमई जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की क्रिएटर है। सबसे ज्यादा आईपीज एमएसएमई बनाते हैं। तो अगर उनको हम इस तरह से बढ़ोतरी देंगे, उनको 100 करोड़ से तक के ऑर्डर्स मिलेंगे, उनको 40,000 करोड़ का प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर से मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही उम्दा पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें कि जो डीआरडीओ का बजट है, जो करीब तकरीबन 24,000 करोड़ के करीब है, उसका 25 मतलब एक चौथाई पोर्शन, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ जो है, वो आर&डी वो पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक और एमएसएमई जो स्टार्टअप्स को देंगे। इससे क्या होगा कि एक तरह का आर&डी एक्सप्लोजन देश के अंदर शुरू होगा, जिससे मैं कि स्टार्टअप और इनोवेटर्स बहुत आगे आएंगे, और ये एक तरह से पिलर होगा इसके ऊपर कि आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस एंड एरोस्पेस का निर्माण हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके के वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंच सके हैं कि हमारा देश न सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए मशहूर हुआ है, लेकिन जो एक तरह से जो विदेशी लोग हैं, विदेशी ताकतें हैं, जिसमें कि अमेरिका और यूरोप की देश भी है शामिल है, वो आज दे आर स्टैंडिंग अप एंड टेकिंग नोटिस कि भारत एक तरह से हैज थ्राइव्ड नॉट ओनली इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बट आल्सो इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी काबिलियत है, और मैं सोचता हूँ ये खाली शब्द नहीं है, ये खाली जुमला नहीं है, ये एक्चुअली धरातल पे
इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें इंडस्ट्री, बिल्कुल। एमएसएमईज और बिग प्लेयर सबका हाथ है। और कुल मिलाकर मेनली सब पर आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाल दिया कॉमोडर, बहुत अच्छे से आपने सब पर प्रकाश डाला। लेकिन अभी यहाँ पे एक सवाल ये उठता है मेजर जनरल कि 1.5 लाख करोड़ से, आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का रक्षा उत्पादन है, 23,600 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट, ये जो आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है ये सिर्फ आर्थिक उपलब्धियां हैं या इससे भारत की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है इसमें इजाफा होगा? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, जैसे आपने बताया कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हथियार वो करीब 24,000 करोड़ है, और वो बढ़ के आगे 2029 तक 50,000 करोड़ होगा। और ये डिफेंस प्रोडक्शन है, ये अगले 4-5 साल के अंदर करीब 3 लाख करोड़ होगा। तो ये बदलाव क्या है कि अब हम ज़्यादातर हथियार खुद बनाएंगे और ये इंडिजिनस बनाएंगे। इससे फ़ायदे क्या है? देखो, एक तो फ़ायदा आपको ये समझना चाहिए, आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आप हथियार बना रहे हैं खुद, आपको लड़ाई के दौरान में आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखें, 4 साल से चली हुई है। अब जो हमारे वहाँ से वेपन इक्विपमेंट थे हमने रूस से, उनके स्पेयर पार्ट्स में आने में तकलीफ हो रही है क्योंकि वो इन्वॉल्व है लड़ाई के अंदर। अब हम जो भी हथियार बनाएंगे वो ज़्यादातर भारत में बनाएंगे। हम जो हथियार अब नहीं बना पा रहे हैं, कुछ एक हैं, हम उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लें। मिसाल के तौर पर मैं दूं कि M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से ली, उसको अभी L&T बना रहा है भारत में। K9 वज्रा जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जो कि मैकेनाइज्ड वारफेयर में है, उसको हमने साउथ कोरिया से लिया, उसको आप महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो ये सच्चाई है, ये बदलाव से बहुत फर्क आया है। अगर मैं इन कैसे बदलाव हुआ है और हमने देश के अंदर क्या बदलाव डाला, हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए। हमने एक बनाया नॉर्थ में, एक साउथ में, जिसको एक बोलते हैं यूपी कॉरिडोर, और एक हमने साउथ में बनाया तमिलनाडु कॉरिडोर। हमने इनको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये जो इलाके हैं, हब सेंटर हैं, इनके अंदर बिजली, पानी, इंडस्ट्रीज, इनके पास सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो आप अगर देखें यूपी कॉरिडोर को देखें, उसमें लखनऊ भी है, कानपुर भी है, अलीगढ़ भी है, और इस तरीके से जो इलाके हैं वो वेल कनेक्टेड है रोड से। ये जो ब्रह्मोस के अभी वो स्पेयर पार्ट बना रहे हैं, उसके बाद बाकी जो जोरावर टैंक्स हैं वो भी, उसके भी पार्ट्स वहाँ पर बनेंगे। तो एक हब सेंटर बन गया इंडस्ट्रीज़ का, और MSME आ रही हैं, प्राइवेट फर्म्स खुल गए हैं जो इनको फीड करेंगी। तो आप देखें कि इसका कितना फ़ायदा है। एक तो हथियार भारत में बनेंगे, एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनेगी, एक हम फॉरेन एक्सचेंज ले पाएंगे अगर हम हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। अब तमिलनाडु को देखें आप, चेन्नई है, उसके बाद आपका कोयम्बटूर है, त्रिची है, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपने, क्योंकि वहाँ स्किल्ड मैन पावर है, आप हथियार बना सकते हैं। MSME और वहाँ पर स्टार्टअप बहुत हैं। इसके बाद जो चेन्नई का एयरपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कहीं ना कहीं व्लादिवोस्टोक तक की बात हो रही है। अब यही नहीं, मैं आगे ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम 2 और कॉरिडोर बनाने की कोशिश करें। अभी एक महाराष्ट्र में पूना, और आपका जो मुंबई और नासिक, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर आएंगे इंडस्ट्रीज। इससे आप देखना कितनी डेवलपमेंट होगी, कितने हथियार बनेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट असम, जो नॉर्थ ईस्ट का जो है, उसको हम एक प्रकार मेन स्ट्रीम में, वहाँ पर हथियार बनेंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उससे डेवलपमेंट होगी। तो आप देखें कि पूरा देश के अंदर आपने ये इंडस्ट्रीज का छाप छोड़ दी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो कमोडोर साहब भी बता रहे थे कि हम R&D पे पैसा नहीं खर्च करते थे। अगर आपने नए हथियार बनाने हैं तो आपको टेक्नोलॉजी कोई देगा नहीं देश आपको, आपने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी है। तो आप उसको टेक्नोलॉजी को बनाना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा R&D में। और यही नहीं, आप ये R&D का जो है वो पैसा तो खर्च करोगे, आप जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं उनके साथ भी ये नॉलेज शेयर करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं देखो कुछ एक और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। जैसे इंजन है, इंजन आज तक 4 देश के अलावा बना नहीं पाया है। अमेरिका है, उसके अंदर रूस है, उसके अंदर फ्रांस है और UK है। चीन भी आज तक जेट इंजन के नहीं बना पाया, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाता है। अब वहाँ हम जो तेजस मार्क 1 और 2 है, उसके लिए हम इंजन ले रहे हैं, क्योंकि हम G404, 414, अगर आप देखें उसमें काफ़ी डिले आया है। और ये हमको लेसन आया कि आने वाले टाइम में जो आमका बना रहे हैं हम, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका इंजन खुद बनाएं, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। या हम कोलैबोरेशन करें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, प्रोडक्शन भारत में हो। मैं ये कह रहा हूँ माइंड सेट है, आज इतनी इंडस्ट्रीज भारत में आने को तैयार है, क्योंकि एक
ऐसा इन्वायरमेंट हो गया जी। है। फिर प्राइवेट पार्टनर्स को देखें आप, ये मैं बताने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो आगे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज L&T है, उसके बाद टाटाज हैं, उसके बाद महिंद्रा हैं, ये सब के सब इन्वॉल्व हो गए हैं डिफेंस में, क्योंकि FDI हमने बहुत रिलैक्स कर दिया है। MSME बहुत आगे हैं। तो मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया देश का। हम जो डिफेंस के लिए लोग ये सोचते थे कि भी ये हथियार तो बाहर से आएगा, आज हम कहते हैं ये हथियार भारत में बनेगा और हम कैसे सप्लाई बाहर करेंगे। बेच सकते हैं। बिल्कुल। कमोडोर भार्गव, बात हुई यहाँ पर कि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है ताकि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। मैं ब्रह्मोस की बात जरूर करूंगी। भारत अब ब्रह्मोस जैसी हाई एंड मिसाइल्स भी निर्यात कर रहा है। क्या वैश्विक बाजार भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के रूप में स्वीकार कर चुका है? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है दीक्षा जी। मैं इसके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, क्योंकि मैं ये बिजनेस देख रहा था करीब 15 साल तक आर्सन ट्यूब में, तो मुझे इसकी बहुत ही इनसाइट की इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि डिफेंस जो है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, वो नॉर्मल कॉमर्स, नॉर्मल वाणिज्य नहीं है। ये इसके अंदर बहुत ही छुपा हुआ रहस्य होता है और छुपा हुआ स्ट्रेटेजी होता है। तो ये कि आप जिसको भी आप डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, आप उसके साथ एक तरह का डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से, डिफेंस एक्सपोर्ट को एक डिप्लोमेटिक आउटरीच की तरह से देखना चाहिए। आपने खाली इक्विपमेंट सप्लाई किया, ये काफी नहीं है। जैसे आपने ब्रह्मोस की बात की है, ब्रह्मोस है, दूसरे शिप्स भी हैं, और हम दूसरे बैटल प्रूफ जैकेट, पेट्रोल बोट्स, हेलीकॉप्टर, रेडार्स, काफी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम उन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे मित्र देशों में से हैं। तो हम एक तरह से उनको डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहे हैं। और खाली इक्विपमेंट सप्लाई करने का बिजनेस खत्म नहीं हो जाता। आप उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट करेंगे, स्पेयर्स देंगे। तो 25 साल का आप एक तरह से उनके साथ अतिरिक्त संबंध बनाते हैं, जिसमें कि इंटर ऑपरेबिलिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। देखें, जो एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इवन रशिया, ये जिस जिस कंट्री के साथ आप सप्लाई करते हैं, ये उनके ऊपर एक तरह का प्रभाव बना के रखते हैं, जो खाली डिप्लोमेटिक नहीं होता, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक भी होता है। तो अब हिंदुस्तान उस जगह पे पहुंच गया, भारत उस लेवल पे पहुंच गया है। जैसे हमने बताया कि 100 देशों को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। वो स्पेयर पार्ट्स और पार्ट कंपोनेंट्स नहीं है, हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सप्लाई कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर सप्लाई कर रहे हैं, मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं, रेडार सप्लाई कर रहे हैं, शिप सप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस तरह से अपना डिप्लोमेटिक आउटरीच उस रीजन में बढ़ा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बोलना चाहूंगा इंडियन ओशन रीजन, या जो हमारे तटवर्ती जो हिंद महासागर के, उनके साथ हम जो संबंध बना रहे हैं, वो एक तरह का हमारा डिप्लोमेटिक आउटरीच है, है। देख रहे हैं कि आगे के समय में एक बहुत बड़ा हमारा प्रतिद्वंदी बन के खड़ा होने वाला है, और उसकी इंडियन ओशन रीजन में बहुत पहल हो चुकी है। उस सब को हम काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पॉलिसीज जो हमने गवर्नमेंट ने बनाई है, क्यों एकदम से डिफेंस एक्सपोर्ट जो 686 करोड़ था 2014 में, 30 गुना, 30 टाइम्स, तो 21,033 24 में हुआ, और अभी 23,622 जैसे आपने बताया, ये 34 गुना 11 साल में कैसे बढ़ गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। पहले हम लोग जब जाते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हमको डिफेंस अटैचे के पीछे भागना पड़ता था कि भाई हमको किसी के साथ मीटिंग करा। आज ये जो डिफेंस अटैचे हैं, सरकार ने उनका KRA, जो की रिजल्ट एरियाज हैं, उसके अंदर ये डाल दिया है कि आप कितने इंडियन कंपनीज के आइटम्स को अपने देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप डिफेंस अटैचे बनाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ है? आज हमारे पास जो एज अ कंपनी हमारे पास डिफेंस अटैचे से कॉल आते हैं कि भाई आपके पास ये इक्विपमेंट है, इसकी यहाँ जरूरत है, आप आ सकते हो क्या? सो द पिरामिड हैज टर्न ऑन इट्स हेड। जो हम जिनके पीछे भागते थे, अब वो हमारे लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब उनका KRA हो गया है। जितने इंडियन कंपनीज के आइटम वहां एक्सपोर्ट करेंगे, उतने अच्छे उनको पॉइंट्स देंगे। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो किया है, एक पोर्टल बना दिया है एक्सपोर्ट के लिए। पहले मैडम दीक्षा, ये जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस था, इतना कम्बरसम था कि आप थक जाते थे, कहते छोड़ो, नहीं करने का है जी। तो गवर्नमेंट ने उसको एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, और ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, OGEL जिसे बोलते हैं, वो भी डिफेंस के अंदर लागू कर दिया है, जिससे कि बहुत ही सहूलियत हो गई है कंपनीज के पास, जिनके पास प्रोडक्ट्स हैं,
और जिनकी जरूरत है वो डिफेंस अटैचे वहां से बताएंगे और हम लोग जाके उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब डिफेंस अटैचे हमारे साथ उस कंपनी से जाके मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे कि जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनको भी लगता है कि अगर इंडियन आर्म फोर्स का बंदा हमारे साथ आ रहा है इंडस्ट्री के साथ प्रमोट करने के लिए आइटम को, तो उसमें जरूरी सरकार का भी हाथ। लेकिन सबसे बड़ी बात दीक्षा जी जो हुई है वो ऑपरेशन सिंदूर से हुई। प्रोडक्ट्स हमारे पास पहले भी थे, मई के पहले भी, 7 मई के पहले भी हमारे पास प्रोडक्ट थे जो हमको मालूम था कि वो बहुत ही सटीक है, बहुत ही केपेबल है, बहुत ही इफेक्टिव है। बिल्कुल। लेकिन विश्व में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने आकाश, ब्रह्मोस, L-70, ZU-23, पिनाका, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो इक्विपमेंट हम लोग बना रहे हैं उसकी मारक क्षमता उन्होंने एक्चुअली देखी और उससे उनकी आंखें खुल गई हैं। और अब मैं आपको बता सकता हूं कि ब्रह्मोस और आकाश के लिए लाइन लगी हुई है लोगों की, देशों की। अब भारत को ये डिसाइड करना है किसको दे किसको ना दे। कमोडोर, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, यहाँ मैं एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर को कैलिब्रेटेड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक कहा गया है, क्या ये भारत की नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन को दर्शाता है, यानी कि प्रिसीजन विदाउट प्रोवोकेशन? क्या कहते हो मेजर जनरल? देखो दीक्षा, एक चीज का आपको देखना पड़ेगा। एक ऑपरेशन सिंदूर है, ये आने वाली हिस्ट्री बुक्स में, मिलिट्री हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा जाएगा। एक ऐसा देश जिसने 4 दिन में दुश्मन देश के घुटनों पर ला दिया। ये एक मुझे लगता है कि भारत की डिफेंस फोर्सेस की और भारत एज अ कंट्री की बहुत बड़ी जीत है। अगर आप देखें कि हमने क्या किया, हमने देखो जो रात 6-7 को हमने नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया, मुदीर का भावलपुर, मुजफ्फराबाद। और उसके बाद जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर है उसके फैमिली को ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमने जब उन्होंने पलटवार करने की कोशिश की तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जो बात कमोडोर साहब कर रहे थे, उसके अंदर S-400 भी है, आकाश तीर भी है, बारक मिसाइल भी हैं, और उसके बाद जो L-70 Z-320M बैरल, एक भी हथियार पाकिस्तान का ड्रोन रॉकेट मिसाइल नहीं पेनिट्रेट कर पाया। और तीसरा जो हमने उसके बाद पलटवार किया रात 9-10 को, उसकी 11 फ्रंट लाइन एयरफील्ड को हमने बर्बाद कर दिया, जिसके अंदर नूर खान का सरगोदा था, उसके बाद बलोरी था, रहीम यार खान था, स्कार्दू था। उसकी किसने कही है? आज जो उनके प्रेसिडेंट हैं जरदारी और जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार, उन्होंने भी माना है। अब मैं बात करता हूं कि जो हथियार चीन ने इनको दिए थे वो सारे फेल हो गए। अगर आप देखें कि उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था HQ-9 और HQ-15, वो एक भी हमारी मिसाइल रॉकेट को नहीं रोक पाया। जो उनका एक प्रकार एयरक्राफ्ट थे JF-10 C और JF-17, वो बिलो पार उसने परफॉर्म किया। जो उनकी एयर टू एयर मिसाइल PL-15 थी वो फायर करने से नहीं होकर पाई, जमीन पे गिर गई। भारत के अंदर 15 मिसाइलें पड़ी। तो देखो कि हमने 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने लटका दिए। अब बात आती है, बार बार ये क्वेश्चन उठा था, हम 4 दिन में जब इतना जीत रहे थे तो फिर हम आगे जाना चाहिए था। मगर हमें समझना चाहिए देशवासियों को हमारा मिलिट्री और पॉलिटिकल एम क्या था, कि हमने दुश्मन के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो आका है उनको एक सबक सिखाना। हमने उसको जो सिखा दिया, अगर हम लड़ाई प्रलोंग करते हैं तो ये दलदल है, जैसे रशिया यूक्रेन वार दलदल में फंसे कि लड़ाई स्टार्ट करना तो आसान है, बंद करना मुश्किल है। हमारा एम है, हमने देश उसको लेसन सिखा दिया, हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे। जब लड़ाई रहती है तो आपकी भी इकोनॉमी डाउन होगी, और आप चाहते हो 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना, उसके लिए आपको 8 से 9% आपकी GDP डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपकी GDP तो नहीं जा पाएगी। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान जैसे देश को एक बार सबक सिखाने के बाद हमने अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया, हमने अपना मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कर लिया। एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने किया तो किया क्या, हमने वर्ल्ड को दिखा दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी जा सकता है, और थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहता भारत। मगर यह सच्चाई है, उसको यह पता है कब यह युद्ध बंद करना है, क्योंकि उसको आज 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है अगले 2-3 साल में। आपने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात की, हमने विकसित भारत एक्ट 2047 की बात की। आप दोनों का एक बहुत छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल क्लोजिंग के पास आ गई हूं। कमोडोर भार्गव, आपसे जानना चाहूंगी, सरकार का लक्ष्य है 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है कि भारत क्या उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां उसे सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर कहा जा सके, और क्या हम तैयार हैं कि वर्ष
वर्ष 2047 से पहले हम डिफेंस के सेक्टर में पूरी तरह विकसित होंगे? आपका क्या रिएक्शन? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ कि हम लोग उस लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। और ये जो लक्ष्य रक्षा मंत्री ने हम लोगों के सामने रखा है, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये क्यों कह रहा हूँ ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि 10 साल में हम 34 गुना अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये बात आपको समझनी चाहिए दीक्षा जी, कि इस डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मेजर रोल प्राइवेट सेक्टर का। मैंने शुरू में बोला था कि प्राइवेट सेक्टर को 2001 तक परमिशन मिली थी इसमें काम करने की। बिल्कुल, क्यों प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर सक्सेसफुल हो सका? कैपेबिलिटी, कैपेसिटी उनके पास हमेशा थी, लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। ऑर्डर्स ज्यादातर पब्लिक सेक्टर को जा रहे थे। धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर्स मिलने शुरू किए, लेकिन उनकी कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी थी वो तो उनकी बेकार पड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने उसको यूज किया एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसमें सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो आइटम सरकार नहीं खरीद सकती, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि ये फिट फॉर यूज है फॉर इंडियन आर्म फोर्स, जिससे कि हम वो आइटम ले जाके एक्सपोर्ट कर सकते। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो मेजर जनरल आपके पास आऊंगी, बिल्कुल क्लोजिंग रिएक्शन पे हूँ मैं। कॉमोडोर, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल तैयार हैं हम, और निश्चित रूप से जब भारतीय फौज की बात होती है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका एक रिएक्शन वर्ष 2047, क्या हम विकसित होने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से डिफेंस सेक्टर में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस अप्रोच से भारत जा रहा है, आपने बहुत अच्छी तुलना की थी कि हम कहाँ थे और कब आ गए। आज की तारीख में हमारा 24,000 करोड़ हम डिफेंस का इक्विपमेंट दूसरे देशों को दे रहे हैं। 100 देश हैं ऐसे, और हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अभी 1.5 लाख करोड़ है, वो 3 लाख करोड़ उन्होंने। जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, मुझे तो लगता है 2047 से पहले ही भारत एक सेल्फ रिलायंट, और यही नहीं कि भारत खुद वेपन बनाएगा अपने लिए, हम वेपन बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और हम एक प्रकार स्टेट ऑफ आर्ट, आज हर देश भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। आप देखें, बरमोज मिसाइल हमने रूस के साथ बनाई, बरक मिसाइल हमने जो है इजराइल के साथ बनाई। आज आपकी बरमोज मिसाइल लेने के लिए बहुत है। कहने का मतलब है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने देशवासियों को कि भारत जो है बिल्कुल अपने डिफेंस इक्विपमेंट 2047 तक खुद बनाएगा, और खुद ही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये भारत का मंत्र है। क्या बात है। चाहे ज़मीन हो, हवा हो, समुद्र हो या स्पेस हो, अब मल्टी डोमेन जॉइंटनेस के साथ भारत की वास्तविक ताकत बन चुकी है। भारतीय फौज हर जगह तैयार है, सशस्त्र बल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ बनने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए। निश्चित रूप से ये फौज की पूरी इनसाइट थी जो आप दोनों के माध्यम से आज हमें प्राप्त हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का रक्षा परिवर्तन सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, ये सोच, रणनीति और वैश्विक भूमिका का परिवर्तन है। आत्मनिर्भर भारत अब आत्मविश्वासी भारत बन रहा है, जो अपनी सुरक्षा खुद तय करता है और दुनिया के लिए एक भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभर रहा है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।